क्या हम वाकई एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दहाइयों पुरानी सियासी इमारतें रेत की दीवारों की तरह गिर रही हैं? ये बड़ा ही हैरान कुन सख्ती जवाल है जो हम आजकल पूरे भारत में रिवायती और खानदानी सियासी किलों के हवाले से देख रहे हैं। सच पूछें तो ऐसा जवाल नस्लों में शायद एक बार ही देखने को मिलता है। आज के इस तज्जिये में हम जानेंगे कि ये मामला सिर्फ चंद इलेक्शन हारने या जीतने तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी सियासी बिसात उलट जाने की कहानी है। तो आइए मिलकर इस गहरी तब्दीली की तह तक पहुंचते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस जायजे में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम बदलते हुए सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि बंगाल के किले में शिगाफ कैसे पड़ा, इसके बाद तमिलनाडु की बड़ी तब्दीली, आसाम और केरला की सूरत हाल, इंतखाबी हिकमत अमलियों का मवाजना और सबसे आखिर में हम बात करेंगे ऑपोजिशन के मुस्तकबिल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बदलते हुए सियासी मंजरनामे और इंतखाबी नक्शे में होने वाली इन बड़ी तब्दीलियों की। बंगाल से शुरू करते हैं, जो हमारे लिए क्लासिक केस स्टडी है। इससे ममता बनर्जी और टीएमसी का एक ऐसा किला माना जाता था जिससे भेदना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता था। लेकिन इस बार 15 साल तवील हुक्मरानी को बीजेपी की जानिब से अब तक के सबसे जारहाना और मुनज़्ज़म चैलेंज का सामना करना पड़ा है। ज़रा इन अदादो शुमार पर नज़र डालें। ये दरअसल तब्दीली की शिद्दत को बिल्कुल वाज़े कर देते हैं। 2011 में 284 नशिस्तें हासिल करने वाली टीएमसी मौजूदा रुझानात में 90 से भी कम नशिस्तों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अब जरा सोचें, ये वाज़े करता है कि एक इंतहाई मुस्तहकम किले की दीवारों में किस हद तक गहरा शुगाफ पड़ चुका है। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है। और यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने बंगाल में 45% का एक बहुत बड़ा वोट शेयर हासिल कर लिया है। सियासी तज्जियाकार बताते हैं कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि खित्ते के तकरीबन 2/3 हिंदू वोट कामयाबी के साथ एक ही सफ में खड़े हो गए हैं। ये एक ऐसी जबरदस्त तंजीम साजी है जो इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखी गई। ये 91 लाख का हिस्सा इंतहाई अहम है। दरअसल ये मुनज़्ज़म वोटर डिलीशन यानी इलेक्टोरल रोल से निकाले गए वोटर्स की तादाद है, जो कि कुल वोटर्स का तकरीबन 12% हिस्सा बनता है। जाहिरी बात है कि इस मामले पर दोनों अतराफ के अपने अपने दावे हैं और ये आज भी एक गर्मा-गर्म कानूनी और सियासी बहस का मरकज बना हुआ है। वैसे कोई भी इलेक्शन सिर्फ एक मसले की बुनियाद पर ना तो जीता जाता है और ना ही हारा जाता। माहिरीन मुताद्दिद वजूहात की तरफ इशारा करते हैं, जैसे 15 साल की तवील हुक्मरानी की थकावट, करप्शन के संगीन इल्जामात और फिर आरजे कर वाक़े पर शहरी वोटर्स का शदीद गुस्सा। और इन सब के मुकाबले में बीजेपी की बूथ की सतह तक फैली भी सियासी मशीनरी। इन तमाम अवामिल ने मिलकर इस बड़ी तब्दीली की बुनियाद रखी है। चलें अब जरा जनूब का रुख करते हैं। तमिलनाडु का जबरदस्त उलटफेर और 2 पार्टियों की दहाइयों पुरानी इजारादारी का हैरानकुन खात्मा। 85.1% वोटर टर्नआउट। यकीन करें, यह कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वोटर्स के उस शदीद गुस्से और तब्दीली की भूख की अक्कासी करता है जिसे रिवायती पार्टियां और मेनस्ट्रीम मीडिया बड़ी हद तक नजरअंदाज कर चुके थे। जब आवाम इतनी बड़ी तादाद में निकलकर वोट डालते हैं तो ये पुराने निज़ाम के खिलाफ एक तरह की खामोश बगावत होती है। खैर, ये मौजज़ा कोई रातों रात नहीं हुआ, बल्कि ये जोसेफ विजय की 15 साला खामोश और इंतहाई मुनज़्ज़म हिकमत अमली का नतीजा है। ज़रा इस टाइमलाइन पर गौर करें। बाकायदा सियासत में कदम रखने से बहुत पहले ही उन्होंने अपने 85,000 फ़ैन क्लब्स को निचली सतह की फलाही और सामाजिक तंजीमों में तब्दील कर दिया था, और यही दहाइयों पर मुहित ग्राउंड वर्क था जिसने आज उन्हें एक मजबूत सियासी कुव्वत बना दिया है। दोनों की हिकमत अमलियों का मवाजना करें तो सूरत हाल बिल्कुल वाज़े हो जाती है। एक तरफ हुक्मरान जमात है जिसका इन्हिसार पुरानी रवायती मिरास और इसी गुमान पर था कि सियासत उनके ख़ानदानी हक है, और दूसरी तरफ टीवी के है जिसने बिल्कुल ताज़ा और बेदाग चेहरों के साथ गहरी अवामी तंजीम साजी को अपना हथियार बनाया। नतीजतन अवाम ने पुरानी विरासत के बजाय नएपन और बेहतर तंजीम को तरजीह दी। अब आते हैं आसाम और केरला की तरफ और देखते हैं कि कैसे इन रियासतों में पुरानी और रिवायती पार्टियों का जवाल हो रहा है। आसाम की मिसाल ले लें, जहां बीजेपी मुसलसल तीसरी बार 80 से ज़ायद नशिस्तों के साथ अपना गढ़ मजबूत कर रही है, वहीं कांग्रेस का ढांचा इस हद तक बिखर चुका है कि वो 20 नशिस्तें बचाने के लिए भी जद्दोजहद कर रही है। क़यादत का हद से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और वाज़े नज़रियाती विजन की कमी का नतीजा ये निकला कि कौमी सतह के नुमाया रहनुमा भी अपना मुकाम खोते नजर आए। दूसरी तरफ केरला के नताइज की तारीखी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। 10 साल इख्तिदार में रहने के बाद लेफ्ट फ्रंट की रुखसती हो गई है और कांग्रेस की क़यादत वाला यूडीएफ दोबारा इख्तिदार में आ गया है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि 1977 के बाद ये पहला मौका है कि भारत की किसी भी रियासत में कोई कम्युनिस्ट हुकूमत नहीं बची।
اور ساتھ ہی بی جے پی کا 15% ووٹ شیئر کے ساتھ ابھرنا مستقبل کا نیا نقشہ بناتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ان تمام مثالوں کے بعد ذرا انتخابی حکمت عملیوں کا تقابل کرتے ہیں۔ یہ منظم مشینری اور پرانے جمود کے درمیان مقابلہ ہے۔ آج کل کامیابی اور ناکامی کے فارمولے بالکل بدل چکے ہیں۔ کامیاب پارٹیاں ایک منظم فوجی مہم جیسی حکمت عملی اپنا رہی ہیں، جہاں بالکل نچلی سطح پر فوکس کیا جاتا ہے اور ہر طبقے کے لیے ایک خاص پیغام تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ہارنے والوں کو نظریاتی جمود، خاندانی استحقاق کے گمان اور بکھری ہوئی قیادت جیسی رکاوٹوں نے کمزور کیا ہے۔ آج کا باشعور ووٹر ان دونوں میں فرق کرنا بخوبی جانتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی کلیدی تصور سمجھنے والا ہے، جسے ہم بوتھ لیول گرینولیرٹی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انتخابات کو اب ہوا کے رخ پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ اب ایک باریک اور مقامی سائنس بن چکی ہے۔ سب سے چھوٹی جغرافیائی اکائی اور کمیونٹی کے مزاج کو سمجھنا اور انہیں پولنگ بوتھ تک لانا ہی جدید دور میں جیت کا آخری اور فیصلہ کن عنصر بن چکا ہے۔ تو ان سب تبدیلیوں کا اپوزیشن کے مستقبل پر کیا ساختی اثر پڑنے والا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اب محض یہ دعویٰ کرنا کہ ہم فلاں پارٹی نہیں ہیں کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں رہی۔ لوگ اب صرف تنقید پر کان نہیں دھرتے، انہیں ایک قابل اعتماد متبادل ویژن چاہیے۔ متحدہ انڈیا بلاک اور علاقائی قلعوں کا بکھرنا اس بات کی واضح نشاندہی کرتا ہے کہ عوام کو ایک بہتر بیانیہ، واضح ساخت اور گراؤنڈ پر فعال زمینی قیادت کی اشد ضرورت ہے۔ تو اس پورے تجزیے کے آخر میں ایک بہت ہی بنیادی لیکن اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایک مضبوط، فعال اور منظم اپوزیشن کے بغیر کوئی بھی جمہوریت واقعی ترقی کر سکتی ہے اور پھول سکتی ہے؟ مرکز یا ریاست میں اقتدار کسی کے پاس بھی ہو، جمہوری احتساب کو قائم رکھنے کے لیے ایک باصلاحیت اپوزیشن انتہائی لازمی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو یقیناً ہماری مستقبل کی سیاست کا رخ طے کرے گا۔